Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 9 है, टॉपिक है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. इसके प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल जैसे लोग किस मेंटालिटी से एक रिचनेस लेकर आए थे, एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग लेकर आए थे. दिस वाज समथिंग apart from the principles of अहिंसा. 1940s में अब हमने ये जान लिया कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एब्रप्ट एंडिंग करने के लिए 1943 में क्या क्या एट्रॉसिटीज करी, क्या क्या उन्होंने हदें पार कर ली थी इंडिया को अपने हाथ से नहीं निकलने देने के लिए. 1940 आते आते हमारे सामने एक तीसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया था. मुस्लिम लीग एक अलग ही रेजोल्यूशन डिमांड करने लग गई थी. उनका डिमांड था इंडिपेंडेंट स्टेट का. अब एक अलग स्टेट की डिमांड, उस वक्त इंडिया अपनी फ्री स्टेट की डिमांड कर रहा है और एक अलग स्टेट की डिमांड अगर आ रही है तो ये हमको एक दोराहे पे लाके खड़ा कर देता है. एक त्रिकोण बन जाता है, एक ट्रायंगुलर फाइट बन जाती है बिटवीन ब्रिटिश, इंडिया एंड मुस्लिम लीग. अब मैं इंडिया कहूंगा और मुस्लिम लीग या कांग्रेस कह लीजिए. लेकिन हुआ ये कि इस रेजोल्यूशन में बस इतना कहा गया था कि नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब पंजाब, सिंध, बलूच, ये जो एरिया है, इन एरियाज में मुस्लिम्स को इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. लेकिन दोस्तों ये कहीं नहीं कहा गया था कि हमको एक अलग देश चाहिए. ट्राई टू गेट अ पॉइंट. पाकिस्तान चाहिए ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं रखी गई थी. रिक्वेस्ट ये रखी गई थी कि हम लोगों को सेपरेट स्टेट दे दो जहां पर हम अपनी एक मुस्लिम कम्युनिटी को अलग वे में गवर्न करेंगे. अब ये जो प्रॉब्लम हो रहा था ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मुस्लिम लीग सडनली एक नए रीजन को, मुस्लिम ऑटोनॉमी वाले रीजन को क्यों मांगने लग गई. People were not able to understand this fact that why it is happening so that Muslim League is suddenly looking forward to have a separate area, और वो भी एक ऐसे सब कॉन्टिनेंट में जिस एरिया में खास कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर तौर पर हैं, वहीं पे वो ऑटोनॉमी क्यों मांग रही. किसी ने शक भी नहीं करा था कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ सेपरेट नेशन. ये आज़ादी से कुछ 3-4 साल पहले ये बातें शुरू होने लगी थी, जब मुस्लिम लीग ने खुल के बोलना शुरू करा दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान. 1940s में जब ये डिमांड, 1940 में, 1940 प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ, 1940 में ये डिमांड जब रखी गई थी तो मुस्लिम लीग ने ऐसा कोई अंदेशा नहीं दिया था दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. लेकिन ये सारी बातें पहले से जाती है. 1930s के टाइम पे मुस्लिम लीग ने इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स को एक अलग वे में देखना शुरू कर दिया था. मुस्लिम लीग में इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स को इस तरीके से प्रोजेक्ट करा था कि ये लोग एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं हिंदूज से. एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे वर्ड दिया नेशंस, मतलब मुस्लिम्स जो कि इंडिया में रहते हैं ये लोग हिंदूज से अलग हैं. एक डिवाइड कहते हैं ना, वो आ गया था. एक रिफ्ट हिंदू मुस्लिम का जो होता है वो बन गया था. और ये इसलिए हुआ था क्योंकि 1920s में और 1930s में इंडिया में कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे जब कुछ हिंदू ग्रुप्स और कुछ मुस्लिम ग्रुप्स के बीच में कुछ अनबन हुई थी. अब मैं इनको दंगे भी कह लूँ, कुछ वायलेंस भी कह लूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन ये हुआ था. और कहते हैं ना, जहाँ आग जलती है अगर उसमें घी डाल दिया जाए तो वो आग और भड़क जाती है. सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर. प्रॉब्लम यहाँ पर आने लगी कि हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो थोड़ा सा हिलने लग गई. लेकिन उसी वक्त एक और चीज़, अगर आप फिगर 16 देखते हैं, यू विल फाइंड मौलाना आज़ाद sitting here with a few members of Congress. This is a picture taken at सेवाग्राम, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पोस्ट थी
वहाँ पे मौलाना आज़ाद इज़ देयर अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी। मौलाना आज़ाद की अगर मैं हिस्ट्री बात करूं, अगर उनके बारे में बताऊं, तो यू विल बी अमेज्ड टू नो मुस्लिम्स की जो होली प्लेस, जो होली नगरी है मक्का, मक्का में मौलाना आज़ाद वॉज बॉर्न टू अ बंगाली फादर एंड एन अरब मदर। दिस इज रियली गुड, क्योंकि अगर आप इस क्लास में 8th स्टैंडर्ड में ये सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे तो अप टिल 12th यू विल रियली ग्रो अप। मौलाना आज़ाद वॉज बॉर्न इन मक्का to a Bengali father and an Arab mother. He was versed in so many languages, मतलब उनको बहुत सारी languages आती थी। And he was a scholar of Islam. इस्लाम उन्होंने पढ़ के रखा था। And he knew what is वहादत दीन। वहादत दीन एक मतलब saying होती है, एक teaching होती है इस्लाम की, कि इस्लाम के प्रति आप वफादारी रखो। दीन मतलब धर्म, धर्म के प्रति आपकी वफादारी होनी चाहिए। एंड अगर धर्म की बात आती है तो हर इंसान का धर्म होता है अलग अलग, तो आपको हर धर्म के प्रति वफादारी रखनी पड़ती है। वहादत दीन का मतलब ये होता है, दीन इलाही वगैरह अगर हम बात करें अकबर की, खैर अब वो कोर्सेज, द मुगल एम्पायर पूरा कोर्स सिलेबस से हटा दिया गया है। एक गांधीयन मूवमेंट के एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। ही वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की एडवोकेसी करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इन्होंने जब मोहम्मद अली जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी आई थी ना 1940s के बाद में, कि भैया अलग देश चाहिए पाकिस्तान, ही वॉज द वन हु हैड अपोज्ड इट ओपनली। बहुत खरी खोटी सुनाई थी मोहम्मद अली जिन्ना को, ऐसी बात नहीं है, इतनी आसानी से नहीं जाने दिया था, खरी खोटी बहुत सुनाई थी, जस्ट इन ऑर्डर, बिकॉज दैट इज द टोटल डिवाइड ऑफ द कंट्री। फिगर 17 में अगर आपको देखेंगे तो आपको सी राजगोपालाचारी दिखेंगे बापू के साथ में। सी राजगोपालाचारी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया में जब कुछ मूवमेंट शुरू हुआ था, पहली बार बापू के आने के बाद कांग्रेस में इस तरीके के टर्म्स आए थे कि हर तबके के इंसान, हर धर्म का इंसान, जेंडर वाइज भी, लेटर ऑन सॉल्ट सत्याग्रह के बाद जेंडर वाइज भी फीमेल्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस थिंग। तो हमारा ये जो फ्रीडम मूवमेंट था ना, ये सिर्फ एक पर्सन के एफर्ट से नहीं था। यहाँ पर 1944 में गांधी जिन्ना टॉक होने वाली थी। 1944 वो टाइम था जब महात्मा गांधी वॉज गोइंग टू हैव वर्ड्स विद मोहम्मद अली जिन्ना अबाउट डीएक्टिवेटिंग हिज आइडियोलॉजी, और जस्ट फॉर आई वुड से टू मेक हिम कन्विंस अबाउट गोइंग अहेड एंड फॉरगेटिंग अबाउट हैविंग अ सेपरेट कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। उसके पहले सी राजगोपालाचारी वॉज सिटिंग विद महात्मा गांधी। सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह से जुड़े थे, नमक आंदोलन से। इनको राजा जी भी कहा जाता है, और इन्होंने जो 1946 की जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी ही वर्कड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी, जीके का क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट इमेज, फिगर 18 इज नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 1945 और 1947 के बीच में जो नेगोशिएशंस होना थे, बहुत सारे इश्यूज थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको ऑटोनॉमी दी गई थी, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, लेकिन एक देश के अंदर एक देश है और उसकी एक अलग करेंसी है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सरदार पटेल वाज द वन बिहाइंड इट who went ahead and convinced a lot of presidencies, a lot of principalities to become a part of India। आप ये सोचते कि उस अगर वो मोनोपोली दे दी जाती तो मोनोपोली वाइज होता ये कि इंडिया के अंदर आज 1760 प्रिंसली स्टेट्स होते जो अपनी खुद की सरकार चलाते रहते। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक आदमी क्राइम करके उस स्टेट के अंदर चले जाए, वहाँ पे कोई पकड़ नहीं पाए, वहाँ पे ये चीज़ क्राइम नहीं है। Sardar Patel went ahead and mediated between all them in order to create one India.
खुद अगर हम बात करें तो नाडियाड गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे एक किसान भी नहीं कहूँगा दोस्तों, एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इम्पावरिश्ड फैमिली। 1918 के बाद इन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट की लगाम थामी, जिस तरीके से आगे गए, 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन के बैठे थे। एंड फाइनली कम्स फिगर 19, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। ये पिक्चर बॉम्बे में सितंबर 1944 में ली गई है। इत्तेफाक की बात है कि 1920 से पहले तक मोहम्मद अली जिन्ना पुरजोर हिंदू मुस्लिम एकता के सपोर्टर थे। ही यूज्ड टू स्क्रैम्बल एनीवन्स अटेम्प्ट टू गो अहेड एंड सिंपली स्पॉइल द हार्मनी दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड। अगर हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में कोई बोलने वाला होता था तो उसकी बात काटने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना खड़े रहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के अगेंस्ट सुनते नहीं थे। इन्होंने जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, जो खिलाफत मूवमेंट के साथ में जो हुआ था। लेकिन 1934 के बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग एक पार्टी बनाई, पूरा शफल करा मुस्लिम लीग को, और सडनली डिमांड करने लग गए एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की। अब समझते हैं क्यों और कैसे ये डेवलपमेंट्स हुए। सी हियर इट इज अगेन 1946 में जवाहरलाल नेहरू सिटिंग विथ महात्मा गांधी। हुआ ये था कि 1937 में जो जनरल प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, इंडिया को एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रहे थे, उसमें हुआ ये था कि मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था, कांग्रेस ने 11 में से 8 सीटें जीत ली। मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था कि अब जो हम लोग हैं, हम लोग माइनॉरिटी रहेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पूरे तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को रिझाने की कोशिश करी थी कि हमारे साथ आओ, हमें वोट दो, हम तुम्हें आई डोंट नो क्या क्या प्रोमिसेस करे होंगे, बट ये कहे गए थे। अब यहाँ पर जब इलेक्शंस हुए और रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि मुस्लिम्स अब अलग हुए हैं तो अब ये माइनॉरिटी जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे, और इनको हमेशा इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सेकेंडरी रोल ही प्ले करना पड़ेगा। ये मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मुस्लिम लीग हारी थी। मुस्लिम लीग को कोई हक नहीं था टू गो अहेड एंड रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री। किसने बनाया था उनको रिप्रेजेंटेटिव? एक मुस्लिम नेशन, मतलब मुस्लिम लोगों का इंडिया में सेल्फ प्रोक्लेम्ड बादशाह बने थे। इसके बाद में मुस्लिम लीग ने एक रिक्वेस्ट करी कांग्रेस को कि एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाते हैं, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंसेस में एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाते हैं। कांग्रेस ने इस चीज़ को मना कर दिया कि नहीं, हमको जॉइंट गवर्नमेंट नहीं चाहिए। उस वक्त कांग्रेस के दिमाग में 10 डंडे और थे दोस्तों। इट हैड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और कांग्रेस का जो फेलियर था ना, वो भी एक तरीके से यहाँ दिखता है। 1930s के दौरान कांग्रेस का जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो एक पकड़ कह सकते हैं, वो कम होती गई थी। ऐसा नहीं है, आयरॉनिकली जो आज बातें चल रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1930s का एक ऐसा वक्त था जब कांग्रेस हैड लीस्ट इंटरैक्शंस विद द मुस्लिम्स, because all the Hindus, they had actually gone ahead and entered the Congress. तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने में काफ़ी हद तक पीछे रह गई थी, जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग ने उठाया और उसका सोशल सपोर्ट चौगुना हो गया। इसके बाद में 1940s में कांग्रेस के लीडर जेल में जब थे और 1945 का वॉर हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, ख़त्म हुआ था, तो प्रॉब्लम ये हुई थी, ब्रिटिशर्स ने एक नेगोशिएशन, एक टॉक रखवाई थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खुद के बीच में।
वहां पर वो जो टॉक्स थी वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि लीग ने वहां पे अपने आप को ये कह के बताया कि हम इंडिया के मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कांग्रेस ने ये कहा था कि आपको किसने, पूरे इंडिया के मुस्लिम्स का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को ओपन कहा गया कि तुमको किसने बना दिया था पूरे इंडिया के मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ थे, जो कि प्रीवियस इमेजेस में मैंने आपको दिखाया, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान एंड ऑल पीपल, दे स्टिल वर विद कांग्रेस। इलेक्शंस जब हुए फिर से कराए गए, क्योंकि अब ये गड़बड़ थी, फिर से इलेक्शंस कराए गए 1946 में। कांग्रेस ने फिर इस बार जीत हासिल करी थी, लेकिन कांग्रेस को ये समझ में आ गया था मुस्लिम लीग की जीतें उन एरियाज में अनप्रेसिडेंटेड वे में हुई थी जिन एरियाज को मुस्लिम वोटिंग के लिए रिजर्व करा गया था। और इसके बाद में मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की डिमांड पे जरा सा भी अंकुश नहीं लगाया। इट केप्ट ऑन गोइंग अहेड एंड डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान। हाँ, मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक 3 मेंबर मिशन भेजा था इंडिया, बात करने के लिए कि भैया ये क्या डिमांड कर रहे हैं और एक सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क निकाल के किसी तरीके से इसको नेगोशिएट किया जाए। और इस मिशन ने ये कहा था कि इंडिया को ना यूनाइटेड रहना चाहिए, डिवाइडेड नहीं, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये जो चीज़ होगी ये आने वाली सदियों तक एक डिस्पैरिटी मेंटेन करके रखेगी। और जो सही बात भी है वो आज हम देखते हैं, एक काइंडा टेंडेंसी डेवलप हो गई है एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों को हेट करने की। ये टेंडेंसी अब मासेस में भी आ गई है विद इन द कंट्री। इस मिशन ने कहा था कि इंडिया एक ऐसा नेशन होना चाहिए जो यूनाइटेड है, हाँ, लेकिन कुछ मुस्लिम एरियाज को उनकी ऑटोनॉमी दे देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस चीज़ पे किसी स्पेसिफिक एंड पे नहीं पहुंच पाई और पार्टीशन मोर और लेस इनएविटेबल बन गया था। पार्टीशन का असर क्या होता है? अगर आप ये इमेज देख रहे हैं फिगर 22, आपको दिख रहे शरणार्थी, दंगा पीड़ित लोग, ये सब शरणार्थी हैं उस वक्त के पंजाब एरिया के, जो अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपने फैमिली मेंबर्स खो के दिल्ली आके बैठे थे खाने और रहने की तलाश में। पार्टीशन इनएविटेबल था और कैबिनेट मिशन के फेलियर के बाद में मुस्लिम लीग ने पूरे इंडिया में एक मास कैंपेन चलाया। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कहा। इंडिया में जितने मुस्लिम्स अलग स्टेट चाहते हैं या पॉलिटिकली इंटाइज्ड मुस्लिम्स अलग स्टेट चाहते हैं, वो लोग एक अलग स्टेट की डिमांड करेंगे। रिजल्ट ये हुआ, कलकत्ता से जो दंगे शुरू हुए 16 अगस्त 1946, कलकत्ता से जो दंगे शुरू हुए वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने लगे। कलकत्ता में ही अकेले हज़ारों लोगों की डेथ हुई थी कुछ दिनों में। मार्च 1947 तक ये वायलेंस पूरे इंडिया में चल गई थी। रिमेंबर, अगस्त 1947 हमें आज़ादी मिलना है, 15 अगस्त। मार्च तक तो हम दंगे झेल रहे थे, हजारों लाखों लोग मारे गए। आई कांट इवन टॉक अबाउट कि विमेन के साथ क्या क्या हुआ था उस टाइम। बच्चे अनाथ हुए थे, लाखों लोगों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा था क्योंकि डिवाइड हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, एक स्टेट, एक अलग नेशन बन चुका था। एक ऐसी फीलिंग आ गई थी कि पाकिस्तान तो मुस्लिम्स का स्टेट है, अगर आपको पीस चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, इंडिया जाओ।
देवर कमोशन जब होता है तो जाहिर बात है दंगों के बीच में आना जाना, वो जो चीज़ें होती है इट्स लाइक नॉट एक्सप्लेनेबल जस्ट इन अ वीडियो और अ वर्ड्स। अपना घर छोड़ के, अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़ के, काम धंधे छोड़ के, कई बार परिवार वालों को छोड़ के, मरा हुआ देख के छोड़ के भागना उस जगह से, एक ऐसी जगह जहां आपको कोई नहीं पहचानता, कोई आपका पहचान वाला नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, वहां आपकी ज़मीन नहीं है, एलियन लैंड कह सकते हैं। एग्जैक्टली दीज रेफ्यूजीज दे स्टार्टेड लाइक कमिंग टू एलियन लैंड्स एज रेफ्यूजीज। पार्टीशन में एक चीज आ गई थी, इंडिया में एक बदलाव आ गया था। अब गांव में नहीं, शहरों में भी लोग अब थोड़ा सा अलग हो गए थे। जो पहले घरों में जो दूरियां कम थी, जो नेबर्स में दूरियां नहीं थी, वो अब सोशली दिखने लगी। इंडिया में एक नया नेशन बना था ना, पाकिस्तान। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, ये लास्ट लाइन है इस चैप्टर की दोस्तों। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट बहुत ज़्यादा पेन्स के साथ शुरू हुआ था, लेकिन फाइनली हमको जब फ्रीडम अचीवेबल दिख रहा था तो हमको एक कड़वे सच को झेलना भी पड़ा था। वो ये था कि हमारे देश का बंटवारा हो रहा था। महात्मा गांधी ने अपनी पूरी लाइफ कह सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट के लिए लगा दी थी, लेकिन इस कीमत पे कभी नहीं कि इंडिया दो टुकड़ों में बंट जाएगा। वी हैड नेवर गॉन अहेड एंड थॉट कि इंडिया टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक स्टेट ऐसा जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी रहेगी, एक स्टेट ऐसा जिसे क्लेम किया जाएगा कि हिंदू कम्युनिटीज के लिए सेफ है, और ये एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को पूरा देश खुशियां मना रहा था, while बापू was sitting in his room fasting because he had never imagined कि हमको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। सो नाउ आई गेस ये चैप्टर, ये टॉपिक सब कुछ क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।